हेलो डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप अभी तक लेक्चर देख रहे होंगे और जो भी मैं होमवर्क आपको टेलीग्राम पर दे रहा हूँ उसको आप कवर भी कर रहे होंगे। ठीक है, थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हेडिंग आपको दिख रहा है रिलेशन बिटवीन टू सर्कल्स, करेक्ट है। चलिए, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट किया है कि पहले से मैंने लिख लिया है, तो जो हमारा टाइम वेस्ट होता है वो भी अपन थोड़ा सा उसको मिनिमाइज कर लें। सबसे पहला बोला जा रहा है कि if C1 and C2, let's say this is circle C1 and this is circle C2, do not have any common point। करेक्ट दिख रहा है, दोनों सर्कल हैं, अलग अलग हैं। मान लो इसका सेंटर ए है, इसका सेंटर बी है, इसके रेडियस को मैं नाम दे दे रहा हूँ R1 और इसके रेडियस को मैं नाम दे दे रहा हूँ R2। तो आप मुझे मैथमेटिकली बताइए, मैथमेटिकली बताइए कि ये डायग्राम बने। तो अगर कोई मुझसे बोलेगा तो मैं बोलूंगा साहब कि ए और बी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू R1 प्लस R2। अगर मैथमेटिकली इनइक्वालिटी ट्रू होती है इट मींस यही डायग्राम बनेगा, इसके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं है। तो जब दो सर्कल के पास कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता इट मींस दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। तो एट दैट पॉइंट जो इनइक्वालिटी होगी दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर रेडियस। ओके, सेकंड बात करें, अगर C1 C2 टच कर रहा है, अब आप मेरा आइडिया समझ चुके होंगे तो इसको अब आप खुद ही समझने की कोशिश करेंगे दैट इट इज ए, इट इज बी, लेट्स से दिस इज R1 एंड दिस इज R2। इट मींस यहाँ पर इक्वालिटी हो जाएगी दैट इज ए बी इज इक्वल टू R1 प्लस R2। थर्ड बात करूं, C1 C2 इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। वाह मजेदार। आप सोच के देखें, अगर ए बी ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है, इसका मतलब इस केस में जैसे मैं यहाँ बात करूं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज व्हाट बच्चे R1 एंड दिस इज R2। तो ए बी का जो डिस्टेंस है 100% R1 प्लस R2 से छोटा है। बट इंटरेस्टिंगली ये समझना कि R1 माइनस R2 से ये बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, वो समझ आ रहा है, क्लियर है क्या? आगे बात करूं, इफ C1 C2 टच ईच अदर इंटरनली, तो इस बात को मैं समझाता हूँ। मान लो ये A है, ये B है। इफ दिस इज R1 तो ऑब्वियसली ये क्या होगा बच्चे, R2। तो ए बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। तो ए बी होगा R1 माइनस R2। बस इसी इसी कारण देखिए इक्वालिटी, अगर ये ग्रेटर देन करना पड़ेगा ऑब्वियसली, नहीं तो ये सर्कल इसके अंदर भी जा सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। और आपको ऐसा डायग्राम चाहिए तो ये याद रखना कि ये इनइक्वालिटी ही होनी चाहिए, सिर्फ अकेले लेस देन वाली नहीं चलेगी। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ बोलूँ एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर कंप्लीटली है, तो इसका मतलब अगर इक्वालिटी है, इक्वालिटी है तो टच कर गया है, ग्रेटर है तो टच नहीं करा है, बाहर है। तो आप सोच के देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी का जो डिस्टेंस है, सेंटर आप मान लो ए और ये मान लो बी, ए बी का जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पर बस इन्हीं से समझो, यहाँ पर इक्वालिटी, यहाँ पर ये लेस देन, तो ऑब्वियसली ये कौन सा केस होगा, क्लियर है क्या? तो रिमेंबर दीज 5 केसेस। ओके, ये 5 केस आपको पता होने चाहिए। अब ऐसे ही अगर मैं इनकी बात करूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, मैं इन्हीं के अंदर आपको कॉमन टेंजेंट की भी कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, कॉमन टेंजेंट क्या है बच्चों, दो प्रकार से आपको बातें समझनी पड़ेंगी कि सर एक होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अगर मैंने आगे लिया हो एक बार देख लेता हूँ, आगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वगैरह रेडिकल एक्सिस लिया है। ठीक है, कॉमन टेंजेंट पे वैसे मैंने बात करी है तो आगे इस पे समझ लेते हैं। कॉमन टेंजेंट बच्चों, पहला जो केस होता है, पहले हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या है। ठीक है सर, समझ में आता है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये नाम हम तब देंगे टेंजेंट को, देखिए कॉमन का मतलब है कि दोनों सर्कल का टेंजेंट हो। सर ये बात समझ में आ गई। डायरेक्ट का मतलब क्या है, डायरेक्ट का मतलब ये है कि अगर मैं किसी टेंजेंट को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोल रहा हूँ, इसका मतलब इस टेंजेंट के एक तरफ ही दोनों सर्कल के सेंटर लाई करेंगे।
अच्छा, इसका मतलब अगर आपके पास कोई ऐसी टेंजेंट है जिसमें इन दोनों के सेंटर उसके अपोजिट साइड पर हैं, जैसे कि ये रही एक टेंजेंट, तो उसका कुछ अलग नाम होगा, उसका नाम होगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है। तो मैथमेटिकली अभी मैंने आपको इसकी कंडीशन बताई, तो होपफुली आपको क्लियर होगा। बच्चों ये पॉइंट कोई एरा गेरा पॉइंट नहीं है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड। देखिए, इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा अंग्रेजी में नहीं जाते। बहुत ज्यादा इंग्लिश में नहीं जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है ना, हाइलाइटर ले लेते हैं, ये जो पॉइंट है, अब यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ देखो यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, तो मुझे यहाँ पे दो राइट एंगल दिख रहे हैं, एक ये और एक ये। करेक्ट। अब ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो यहाँ पर जब आप रेशियो निकालोगे तो यू वुड फाइंड कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये ए बी को R1:R2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। तो आगे जाएंगे, ये मैंने थ्योरी लिख दी है जो बात समझाई। अब सेम कंडीशन है, और ये जो टीसीटी बन रहा है, यानी कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बन रहा है। अब इस केस में जो S1 है ना बच्चों, देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, ये, और यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल्स हैं अगेन। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा, तो जब ये रेशो आप यहाँ निकालोगे, तो आपको पता चलेगा जो S1 है, ये AB को R1:R2 में डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर S2 वो काम कर रहा है, यहाँ पर S1 काम कर रहा है, यानी S1 को इंटरनल सेंटर इसीलिए बोला गया है। यानी कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट की कहानी है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है? सब, अगर कोई दो पॉइंट है A और B, और आपके पास कोई दो पॉइंट है P एंड Q, तो अगर P इसको M/N में डिवाइड कर रहा है, और Q बाहर से इसको M/N में डिवाइड कर रहा है, तो P और Q को क्या बोला जाता है? हार्मोनिक कॉन्जुगेट विद रिस्पेक्ट टू AB। राइट। केस 2 पर आते हैं बच्चों। जब टच कर रहा होता है, तो उस समय कितनी टेंजेंट होगी कॉमन टेंजेंट? तो तीन आएंगे, एक यहाँ पर, एक इधर, और एक इधर। यानी कि इस केस में दो तो रहेंगी DCT, और एक रहेगी TCT। बात समझ आ रही है? ठीक है। और बच्चों ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आप हंसते खेलते निकाल सकते हो, ये याद रखना। ये पॉइंट कैसे निकालोगे? अगर मैं इसको P बोल रहा हूं, तो ये A और B का इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगा देना, जहां पर रेशो होगा R1:R2। ये आपको पॉइंट मिल जाएगा बड़ी आसानी से। क्लियर है? ऐसे ही ये जो अभी मैं आपको बात बोल रहा हूँ वही लिखी हुई है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मीट एट अ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ द रेडाई। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। यानी P/C1 का जो रेशो है P/C2 के साथ, वो R1/R2 है। वेरी इंटरेस्टिंग। और ये भी याद रखें कि भाई ये डायग्राम तो आपको मालूम है कि यहाँ से जब आपने ये बनाया, तो मैं एक सर्कल के रिस्पेक्ट में बात करूँ, सर्कल है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। क्लियर है ना? ये आप याद रखना। और ये यहाँ 90 डिग्री बनाएगा, जैसे कि ये यहाँ 90 डिग्री। बेसिक सर्कल की प्रॉपर्टीज हैं, यू नो बेटर देन मी। अब अगर जैसे मानो इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करते हैं, कि अगर मुझे कयामत के दिन जरूरत पड़ी कि मुझे ये थीटा निकालना है, तो बच्चों मैंने यहाँ पर एक पैरेलल लाइन खींच दी, तो ये क्या हो गया? थीटा। और ये C1 C2 के डिस्टेंस के बराबर हो गया C1 C2। और अगर ये R2 है और ये R1 है, तो बचा हुआ डिस्टेंस क्या होगा? R1 - R2। और क्योंकि पैरेलल लाइन है, तो ये दोनों एंगल तो सेम ही होंगे। तो आप यहाँ पर जब साइन थीटा लगाओगे, तो बड़ी ब्यूटीफुली आप यहाँ तक पहुंच जाओगे। और चाहो तो इसको दिमाग में रख सकते हो। ठीक है। सिमिलरली, अब ये जो पॉइंट है, इसको अपन इंटरनल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड बोल रहे थे, तो ये बहु कहानी हो गई। और ये मैं वो जो हार्मोनिक रेंज या हार्मोनिक कॉन्जुगेट की बात कर रहा था, कि C1 Q C2 और बाहर वाला पॉइंट P, ये Q और P C1 और C2 के रिस्पेक्ट में क्या है? हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। तो इसका मतलब ये है कि C1Q मतलब कि ये, और C1 C2 एंड C1P, समझना, ये और C1P, जहां पर हार्मोनिक अपने DCT मिलेंगे, ये तीनों किसमें है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। इट्स वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट, बड़े काम का रिजल्ट है। आगे बात करें कि अगर कोई दो सर्कल हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स,
देन द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, भाई सीधी सी बात है, दो ही होंगे, और दोनों के दोनों डीसीटी होंगे। और अब शायद आपको ये कंडीशन भी समझ आ रही होगी। ठीक है। केस 4 की बात करें, व्हेन C1 एंड C2 टच ईच अदर इंटरनली, टच ईच अदर इंटरनली। तो अभी आपको कंडीशन बता दी बच्चों, ये याद रखो, ये सिर्फ एक डीसीटी है। डीसीटी सर आप कैसे बोल रहे हो, क्योंकि दोनों सर्कल के जो सेंटर है वो इसके एक साइड पर है। क्लियर है। पांचवा केस, इफ वन ऑफ द टू सर्कल C1 एंड C2 कंप्लीटली लाइज, अभी आपको कंडीशन बता दी कि जो ए बी है वो छोटा होना चाहिए और R1 माइनस R2 बड़ा होना चाहिए। ठीक है। ए इसका सेंटर ले लो, बी इसका सेंटर ले लो, वॉट। चलिए, ये कुछ पीवाईक्यू हैं, पर उससे पहले वो पीवाईक्यू तो आज मैं आपको होमवर्क दूंगा, नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। मैं आपको इसमें थोड़ा थ्योरी ही बताने वाला हूँ। आगे बात करता हूँ सेंटर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की। ठीक है साहब, ये वाली बात हो चुकी है, ये वाली बात हो चुकी है। ठीक है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर लें। देखो, आप पढ़ सकते हो मेरे साथ। सपोज पॉइंट पी इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ टू सर्कल C1 and C2, then the angle between the tangent drawn to the circle at point P is called angle of intersection। ऑर्थोगोनल सर्कल का मतलब है कि 90 डिग्री बने। तो देखो मैं इसको समझाता हूँ, इसमें बच्चा बड़ा गड़बड़ कर देता है। जैसे ये डायग्राम तो ठीक है, मैं अपना एक डायग्राम बनाता हूँ आपको बात समझाने के लिए। जैसे अगर मैंने एक सर्कल बनाया बच्चों, ध्यान से देखना, और ये दूसरा सर्कल बनाया। 90 डिग्री का डायग्राम सबको समझ में आता है, लेकिन समझो, यहाँ टेंजेंट, यहाँ टेंजेंट, तो ये एंगल थीटा है, करेक्ट है। लेकिन भाई अभी तो सेंटर यहाँ है, C1 C2, अभी तो सेंटर यहाँ है। तो जब आपने इसको इससे जोड़ा होगा तो ये बच्चे 90 डिग्री बन रहा होगा, और जब आपने इसको इससे जोड़ा होगा तो बच्चा आई थिंक क्लियर है कि ये 90 डिग्री बन रहा होगा, ओ सॉरी, ये 90 डिग्री बन रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ना होकर ये, इसको P बोलूं, इसको A बोलूं और इसको B बोलूं, तो अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूं, क्योंकि ये 90 डिग्री है, आप समझो ये 90 डिग्री है और ये थीटा एंगल है, इस थीटा को मैं बोल रहा हूं एंगल बिटवीन सर्कल्स। ठीक है। आप कहानी समझो, ये तो 90 डिग्री बन रहा है ये, इसका मतलब आप इसको समझ लो बहुत अच्छे से। ये जो दो टेंजेंट है ना, इनके बीच की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसको एंगल बिटवीन टू सर्कल बोला गया। क्लियर है। जब 90 डिग्री होंगे इसका मतलब ये नॉर्मल होना चाहिए, इसका इसका टेंजेंट इसका नॉर्मल होना चाहिए, और इसका टेंजेंट इसका नॉर्मल होना चाहिए, तब जाके 90 डिग्री बनेगा। तो वो एक डिफरेंट केस है। आई थिंक यू आर गेटिंग। तो सर इसका वर्किंग कैसे करें? वर्किंग इज वेरी आसान, कि भाई अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा। क्लियर है क्या? और सिमिलरली ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो ये पूरा एंगल मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। पूरा एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस थीटा। तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये बना एक एक ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। उस ट्राइंगल में क्या मैं cos 180 डिग्री माइनस थीटा यानी कोसाइन रूल से बात कर लूं? तो आपको पता है कोसाइन रूल कैसे लगता है, ये R1 मान लो या R2 मान लो, तो कर उसकी जो एडजेसेंट साइड है उनके स्क्वायर का सम माइनस सामने वाला यानी कि AB स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स R1 R2। ट्रिग्नोमेट्री जिंदाबाद, माइनस cos थीटा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर होल अपॉन 2 R1 R2। तो cos थीटा बच्चों जो बना है ना, वो याद रखिएगा आप, AB स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपॉन 2 R1 R2। और यहाँ पर वो कंडीशन है कि ये थीटा इज 90 डिग्री। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, cos 90 इज 0, तो AB स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। जो ये जो डायग्राम बना हुआ है उसमें बात करी गई है कि भाई 90 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब इस पर जो टेंजेंट डाला है, इस पर वो जो टेंजेंट डाला है वो इसका क्या है, नॉर्मल है, तभी सेंटर से पास हो रहा है। और इस पर जो टेंजेंट डाला है वो इसका नॉर्मल है, तभी सेंटर से पास हो रहा है। तभी आप बोल सकते हो कि 90 बन रहा है, ऐसे थोड़ी ना बोल सकते। ये बहुत जरूरी है समझना। ठीक है।
तो यहाँ पर दिख रहा है भाई, तो ये 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम लग गई, तो आप इसी कंडीशन पे पहुंच के संभाव। क्लियर है। और एक और मेरी तरफ से ले लो कि अगर ऐसा कुछ बन रहा है, इससे लिख देता हूँ कि अगर मैं एक सर्कल ले लूं S1, ऑर्थोगोनल की कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जेई मेंस में मतलब आपको कमाल कर जाएगा वो रिजल्ट। ठीक है। तो अगर मैं ऑर्थोगोनल कंडीशन की बात करूं, तो मैंने एक सर्कल ले लिया x² + y², 2g1x ले लो, 2f1y ले लो, +c1 = 0 ले लो। और एक दूसरा सर्कल ले लिया x² + y² +2g2x, 2f2y +c2 = 0। और अगर ये ऑर्थोगोनल है बच्चों, कहानी आप समझ चुके हो डायग्राम से, तो अगर ये ऑर्थोगोनल है तो इसका सेंटर कितना बच्चों, ए बोल देता हूँ इसका सेंटर -g1, और R1 को बोल देता हूँ, या R1² को बोल देता हूँ g1² f1² -c1। और बी इस दूसरे का सेंटर ले लेता हूँ -g2, -f2। और R2² को ले लेता हूँ g2² +f2² -c2। तो कंडीशन क्या है, AB² = R1² + R2²। आप मेरी तरफ से वर्किंग कर लेना, तो 2g1g2, 2f1f2 = R1 + R2 आ जाएगा, सॉरी C1 + C2 आ जाएगा। ठीक है। वैसे दिख भी रहा है मुझे आते हुए, बस आपको वैल्यू पुट करनी है, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर और इन दोनों को ऐड करना है। तो ये कंडीशन याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट है। तो आई थिंक ये चीज आपकी क्लियर होगी। अब थोड़ा सा एक और मैंने आपको थ्योरी पार्ट तैयार किया था, रेडिकल एक्सिस। यस, ये रेडिकल एक्सिस और समझ लीजिए, ताकि अपन आगे बढ़ पाएंगे चीजों में। क्योंकि इसके बाद मैं आपको पीवाईक्यू कुछ होमवर्क दूंगा, पूरे पीवाईक्यू नहीं है, एक एक मैंने क्वेश्चन सेट डाला है टेलीग्राम चैनल पर, जो एक बहुत बढ़िया सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं अगर आप ईमानदारी से करेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली टाइम पास तो नहीं कर रहा हूँ, ना आता है, तो वो बड़ा आपके कमाल का होगा बच्चों। रेडिकल एक्सिस की बात कर लेते हैं। इट इज द लोकस, लेटर ले लेते हैं, इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट्स हुज पावर्स, पावर्स आप समझते हैं, √S1 है ना, या PA × PV जो आपको बताया था। क्लियर है। तो S1 तो S1 इज पावर ऑफ द पॉइंट हुज पावर विद रिस्पेक्ट टू टू नॉन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर इक्वल इज स्ट्रेट लाइन एंड इट्स कॉल्ड रेडिकल एक्सिस। मैं इसका मतलब समझाता हूँ क्या है, कि मान लो कोई दो सर्कल हैं, अगर ये वाले सर्कल ले लेते हैं, तो एक ऐसी लाइन है जिस दो सर्कल हैं, एक ऐसी लाइन है जिस पर अगर आप कोई पॉइंट लेते हो, और उस पॉइंट से जब इस पे लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो वो लेंथ क्या आ रही है, बराबर। बेटा एक सर्कल सर्कल पे नहीं है, ध्यान से समझो, दो अलग अलग सर्कल पे है। तो ये इसी स्पेशल है। अब ये होता क्या है, लेंथ आपको √S1 बोला था, अगर पॉइंट बाहर है तो आपको कंडीशन पता है कि S1 तो पॉजिटिव होगा। तो बिल्कुल सब सब हमारे माहौल से चल रहा है, तो लेंथ बराबर ही तो होगी, यही तो पावर है, पावर को इसी से जोड़ा है। तो लोकस बेसिकली उस पॉइंट का लोकस कैसे निकाल रहे हैं, है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझना है कि सर उस लोकस को निकालें कैसे। तो अगर कोई इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, S = 0, S2 = 0, तो अगर मुझे उसका लोकेशन, इसको S1 और S2 बोल देता हूँ, तो अगर रेडिकल एक्सिस निकालनी है तो S1 - S2 = 0 कर देना। ठीक है। यही कहानी यहाँ लिखी हुई है, रेडिकल एक्सिस ऑफ द सर्कल। एक एस ले लो, एक एस डैश ले लो, तो S - S, प्रोवाइडेड वो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। कितना इंपॉर्टेंट है, देखो कॉमन कॉर्ड भी आ जाएगा कि अगर एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये रेडिकल एक्सिस मिलेगी, मतलब कॉमन कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड लेकिन अभी भी मिल जाएगी S1 - S2 = 0 से। ठीक है। और अगर अगर एक सर्कल है और दूसरा सर्कल उसको इंटरनली टच कर रहा है, तो ये कॉमन टेंजेंट होगी लोगों के लिए, लेकिन ये आज भी रेडिकल एक्सिस है। इसको अभी भी कैसे निकाल लोगे आप, S1 - S2 = 0। तो आप S1 - S2 ही 0 कर रहे हो, रेडिकल एक्सिस की ही बात कर रहे हो, पर वो कॉमन टेंजेंट में भी एंटर कर सकता है, वो कॉमन कॉर्ड में भी एंटर कर सकता है। और वो जब दो सर्कल नॉन इंटरसेक्टिंग होंगे, तो उनके बीच से लाइन जाने वाली लाइन को भी उसके बारे में बात कर सकता है। ठीक है। तो समझिएगा, द रेडिकल एक्सिस ऑफ थ्री सर्कल्स विथ नॉन कोलिनियर सेंटर्स। ठीक है सर, क्या बोल रहे हैं, एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, बहुत अच्छे से समझा आप ये बात। ऊपर बना लेते हैं, एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल।
बच्चों इसको S1 बोल देता हूँ, इसको S2 बोल देता हूँ, और इसको S3 बोल देता हूँ। तो इन दो सर्कल का जो रेडिकल एक्सिस होगी वो ये होगी, इन दो सर्कल की रेडिकल एक्सिस ये होगी, और इन दो सर्कल की रेडिकल एक्सिस ये होगी। और ये जो पॉइंट होगा ये एरा गैरा पॉइंट नहीं है, इसको बोलते हैं रेडिकल सेंटर। वही आगे राम कहानी में लिखा है, रेडिकल सेंटर। इसका मतलब रेडिकल सेंटर बेसिकली पता है क्या है? रेडिकल सेंटर वो पॉइंट है जहां से अगर आपने टेंजेंट इन तीनों पर ड्रॉ करी तो उनकी लेंथ क्या होगी? बराबर। मतलब कि ये और ये बराबर होगी। तो आपके मन में ख्याल होगा कि सर लेंथ बराबर है, एक फिक्स पॉइंट है, तो एक सर्कल तो बनाया जा सकता है। बिल्कुल बनाया जा सकता है बच्चों। और आपको मालूम होना चाहिए कि अगर इस पर ऐसे टेंजेंट डाला है और यहाँ पे ऐसे टेंजेंट डालोगे तो ये 90 डिग्री ही बनेगा। क्लियर है? तो ये वाला सर्कल इन बाकियों के साथ क्या है? ऑर्थोगोनल भी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसको एक बार वापस से देख लेना, ये बहुत इसको बहुत हल्के में मत लीजिएगा, तो मैं एक बार वापस से पढ़वा भी दूं। द रेडिकल सेंटर लाइज आउटसाइड द थ्री सर्कल और लाइज इनसाइड द थ्री सर्कल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना, ये कैसे किस दम पे बोल दिया। मतलब ये क्लेम कर रहे हैं कि जो रेडिकल सेंटर है वो या तो बाहर होगा या तो सर्कल के अंदर होगा, तीन सर्कल के अंदर होगा। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं उसके कारण है। या तो रेडिकल सेंटर क्या है, पूरा आउटसाइड है, या तो इनसाइड है। इसका मतलब ये है कि देखो ऐसा हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि रेडिकल सेंटर बेसिकली वो जो पॉइंट है वो किसी रेडिकल एक्सिस पर ही है। अब या तो S1 पॉजिटिव होगा या तो S1 नेगेटिव होगा। समझो ना, क्योंकि सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जहां से पावर बराबर जाएगी। तो पावर बराबर जाएगी इसका मतलब या तो टेंजेंट पॉसिबल होंगी तभी जाएगी, और या तो वो एक ऐसा पॉइंट होगा जो तीनों के अंदर होगा। तीनों के अंदर होगा तो उसमें S1 S2 और S3 जो भी पावर्स हैं तीनों सर्कल के रिस्पेक्ट में वो नेगेटिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक के लिए टेंजेंट पॉसिबल हो उस पॉइंट पर डालना और दूसरे पर टेंजेंट नहीं डाल सकते। इसका मतलब वो रेडिकल सेंटर नहीं हो सकता। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फिगर। ठीक है, अगला पॉइंट बोलूं। इफ रेडिकल सेंटर जो अभी बोला आपने लाइज आउटसाइड द सर्कल, then the length of the tangent drawn from it to the circle is same. And hence, if a circle is drawn, the center at the radical center, the length of the tangent drawn from it to the circle is radius. जो अभी मैंने आपको कहानी बताई, then this circle cuts all the circles orthogonally. इसका मतलब आप ये बात समझो कि अगर मैं आपसे सवाल पूछ लूं कि तीन एक सिस्टम ऑफ सर्कल दिया हुआ है, आगे बना देता हूँ। एक सिस्टम ऑफ सर्कल दिया हुआ है और आप एक ऐसा सर्कल बनाओ जो इन तीनों के क्या हो? ऑर्थोगोनल हो। यानी दिस S1 बराबर जीरो, S2 बराबर जीरो एंड S3 बराबर जीरो, एंड दिस S4 बराबर जीरो इज बेसिकली ऑर्थोगोनल टू दिस दिस एंड दिस। इसका मतलब ये कैसा सर्कल है? इसका सेंटर क्या होगा? रेडिकल सेंटर। और ये जो पॉइंट होगा, ये जो इसका रेडियस होगा, ये बेसिकली क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। और सेंटर है तो ऑब्वियसली ये रेडियस बनेगा। तो इसको समझने की कोशिश करो, और यहाँ से जब आप डालेंगे तो ये 100% इसके सेंटर से पास होगा। यहाँ से डालेंगे तो इसके सेंटर से पास होगा, यहाँ से डालेंगे इसके सेंटर से पास होगा। आई थिंक एक बार और डायग्राम बना दिया, इसको आप बहुत अच्छे से समझे बच्चों। ठीक है, कॉमन टेंजेंट मैं आपको बता चुका हूँ, रेडिकल एक्सिस के बारे में थोड़ी जानकारी दे दी मैंने। अ, अब आप ये बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3, इसका भी स्क्रीनशॉट लें। 1 2 3। ये दो सवाल तो आपको मिल भी जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं मिलेंगे आपको करने पड़ेंगे खुद। 1 2 3, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3। अच्छे सवाल है बच्चों, करेंगे मजा आएगा। 1 2 3, एंड लास्ट क्वेश्चन इज 1 2 3। ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपको टेलीग्राम पर भेजे हैं बच्चों, है ना। टेलीग्राम पर एक बेहतरीन शीट भेजी है। थ्योरी वाला पोर्शन देखिए, थ्योरी वाला पोर्शन फास्ट एंड फॉरवर्ड कराया है, ताकि अब मैं सवाल कर सकूं, है ना। क्योंकि सवाल मैं बीच में भी कर सकता था, वो सिर्फ मुझसे ही होंगे। देखो मैं आपको बता दूं, जब पहला लेक्चर बनाया 400 करीबन व्यूज, फिर 200 करीबन, फिर 300 करीबन, और लेक्चर 4 पे अभी सिर्फ अराउंड 100 ही हो रहा है। इसका मतलब ये है कि बच्चों में कंसिस्टेंसी नहीं है। आपके लिए कोई मेहनत तो कर सकता है, मैं कर सकता हूँ, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। लेकिन अगर आप खुद के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली इस तरीके का जो मैं सोच रहा हूँ वो पॉसिबल नहीं है फॉर अ लॉन्ग टर्म। और मैं आपको बताऊं, एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा बच्चों, मैं चीजें करवा सकता हूँ, अंत तक करवाऊंगा, आपके साथ चलूंगा।
इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि जेई मेंस के पीवाईक्यू, ये एडवांस के कुछ एडवांस लेवल पीवाईक्यू मैंने इसलिए उठाए क्योंकि इनके अंदर जो आइडिया है वो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियरिटी देगा और आपको एक अच्छी ग्रोथ देगा इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, विच इज क्वाइट नेसेसरी, इसलिए ये चर्चा कर रहा हूँ। तो इसके बाद मैं जेई मेंस के भी क्वेश्चन उठाऊंगा, एक एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस ले लेंगे, 1 to 1 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बस आपसे उम्मीद ये रहेगी कि यार थोड़ा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मतलब ये क्या बोलना थोड़ी ना पड़ता, टीचर आदमी, कमेंट करो, है ना। और बिल्कुल शेयर करो यार, अपने दोस्तों में भेजो, आपको किसी को नहीं, मैं आपके ताता, आपके ताऊ, आपके चाचा, आपके मामा को भेजने नहीं बोल रहा हूँ, उनका 12th हो चुका है। मैं आपके दोस्तों को भेजने बोल रहा हूँ, आप अपने दोस्तों को भेजो जो 11th 12th में है, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, होपफुली इस लेक्चर से आपको कुछ फायदा मिला होगा। थैंक यू सो मच।